बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, लास्ट टाइम हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और हम कुछ रेलेवेंट प्रॉब्लम्स करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रेलेवेंट प्रॉब्लम्स। हमारी बुक के लिहाज से चैप्टर नंबर 23 है और हमें एक्सप्लिसिटली जिन टॉपिक्स को आज के लेक्चर में कवर करना है ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू Gaussian surface। लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल हम ये अज्यूम कर लें कि एक वेक्टर एरिया है, लेट्स से ये एक वेक्टर एरिया है और इस वेक्टर एरिया में से इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही हैं परपेंडिकुलरली, समथिंग लाइक दिस। तो इलेक्ट्रिक लाइंस का किसी वेक्टर एरिया से परपेंडिकुलरली पास हो जाना, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं वो फाई का सिंबल हम यूज करते हैं। लास्ट टाइम पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिनोटेड बाय फाई एंड मैथमेटिकली स्पीकिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी रिटन एज ई इंटू ई डॉट डेल्टा ए। अगर वेक्टर की फॉर्म में होगा तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं और फॉर एग्जांपल अगर हम डॉट प्रोडक्ट वाला फार्मूला एक्सपेंड कर लें तो फिर इसको लिख सकते हैं ई डेल्टा ए कॉस थीटा। ठीक है, दिस इज फ्लक्स थ्रू अ सरफेस और थ्रू एन एरिया। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और हमारे पास कोई 3D ऑब्जेक्ट है, तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि 3D ऑब्जेक्ट जो होता है उसके डिफरेंट फेसेस होते हैं और हर फेस का एरिया होता है, तो फिर हर एरिया हम अलग अलग डील करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि अगर हम एक 3D ऑब्जेक्ट की बात करें, लाइक 3D ऑब्जेक्ट या फिर इसको कहा जाता है क्लोज्ड ऑब्जेक्ट या फिर इसे कहा जाता है गाउसियन सरफेस। गाउसियन सरफेस, ठीक है, इस तरह का कोई भी ऑब्जेक्ट हो, 3D ऑब्जेक्ट हो, उसको हम क्लोज्ड ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं या उसे गाउसियन सरफेस भी कह सकते हैं। तो ये क्लोज्ड ऑब्जेक्ट होता है जिस तरह कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। फॉर एग्जांपल अगर हम एक क्यूबिकल ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लें, फॉर एग्जांपल ये एक क्यूबिकल ऑब्जेक्ट है और इस क्यूबिकल ऑब्जेक्ट के अगर हम डिफरेंट फेसेस की बात करें तो हमारे पास ये इसका एक फेस है, ठीक है, एक इसका ये फेस है, एक इसका ये वाला फेस है, ठीक है, एक इसका ये वाला फेस है। तो इसके डिफरेंट फेसेस हैं और हर फेस का जो एरिया है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है। ये हमने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छी तरह पढ़ा था, एरिया की डायरेक्शन हम किस तरह ले रहे होते हैं।
ठीक है। और अगर स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया होता है तो स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया जो है उसको हम आमतौर पे डेल्टा ए से लिखते हैं, डेल्टा ए से। तो ये भी डेल्टा ए हो जाएगा, फिर ये भी डेल्टा ए होगा, ठीक। तो अगर हम ये अज्यूम कर लें कि एक क्यूबिकल ऑब्जेक्ट है तो इसके हर फेस का एरिया सेम होगा। अब लेट से अगर हम ये अज्यूम करें कि इस क्यूबिकल बॉक्स के अंदर हमने एक पॉजिटिव चार्ज को इनक्लोज कर दिया, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज को हमने इसके अंदर इनक्लोज कर दिया, बंद कर दिया। अब इस पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं वो हर तरफ बाहर आएंगी, यहाँ से भी बाहर आएंगी, यहाँ से भी बाहर आएंगी, इस तरफ से भी बाहर आएंगी, यहाँ से भी बाहर आएंगी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस फेज में भी होगा, इस फेज में भी होगा, इस फेज में भी होगा, इस फेज में भी होगा। तो फिर यूजुअली हम आमतौर पे करते ये हैं कि हम हर फेज का अलग अलग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल इसका जो फ्लक्स होगा वो φ1 है, इसका फ्लक्स φ2 है, इसका फ्लक्स φ3 है। इस तरह तमाम फेसेस के फ्लक्सेस को हम ऐड करके टोटल फ्लक्स कैलकुलेट कर देते हैं। तो ऐसी सूरत में हम कह सकते हैं कि जो नेट फ्लक्स होगा दिस वुड बी इक्वल्स टू φ1 प्लस φ2 अप टू सो ऑन एंड सो फोर्थ। और क्योंकि फाई का फॉर्मूला होता है E इंटू डेल्टा ए, तो अगर मैं इसके लिए बात करूं तो ये होगा E इंटू डेल्टा ए प्लस φ2 भी हमारे पास E इंटू डेल्टा ए होगा, और इसी तरह φ3 भी इसी तरह चलता जाएगा। तो इन सब को, इस पूरी सीक्वेंस को हम इस तरह लिख सकते हैं, समेशन E डॉट डेल्टा ए, ठीक है। सो दिस इज द टोटल फ्लक्स फॉर अ क्लोज सरफेस और फॉर अ गाउसियन सरफेस। अगर हमारे पास कोई क्लोज्ड सरफेस है या फॉर गाउसियन सरफेस है तो फिर हम उसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्योंकि हमारी इंट्यूशन डेवलप हो चुकी है और हम लोगों ने पीछे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स पढ़े हैं जिसके अंदर हम लोगों ने डेरिवेटिव्स यूज़ किए हैं, इंटीग्रल्स यूज़ किए हैं, तो हमें बहुत अच्छी तरह पता है कि अगर इसको हम डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो फिर इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ये जो सम होता है इसको हम शो करते हैं इंटीग्रल की मदद से, ठीक है। और दिस इज बेसिकली द सम ऑफ इंटीग्रल्स। E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और जो डेल्टा का साइन है इसको हम रिप्लेस कर देते हैं डेरिवेटिव से, सो दिस इज डी ए। सो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर हम इसे डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखना चाहें, यूजुअली हम डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन की फॉर्म में इसको डील कर रहे होते हैं, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ये जो इंटीग्रल है इसमें जो सर्कल बना हुआ है, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट दिस इज द सम ऑफ इंटीग्रल्स, यानी इसको आप यूँ कह लीजिए कि हमारे पास हर फेस के लिए अलग अलग फ्लक्स होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इस फेस का फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E डॉट डेल्टा ए, ठीक है, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर इसको हम इंटीग्रल और डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखेंगे तो फिर इसको इस तरह लिख सकते हैं, दिस इज द इंटीग्रल E डॉट डेरिवेटिव ऑफ ए। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होगा इस एक फेस के लिए, सो दिस इज φ1, ठीक। इसी तरह दूसरे फेस के लिए होगा इंटीग्रल E डेरिवेटिव ऑफ ए। ये दूसरा फेस है और इसका एरिया यहाँ पर आएगा, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। फिर थर्ड फेस होगा, फॉर एग्जांपल ये वाला फेस है, तो इसके लिए भी फॉर्मूला होगा इंटीग्रल E डॉट डेल्टा ए। और जितने भी फेसेस होंगे उन सब के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स अलग अलग कैलकुलेट होगा और फिर उन तमाम इंटीग्रल्स को हम सम अप कर देंगे।
तो सम की वजह से यहाँ पे ये साइन आ रहा है हमारे पास, दिस इज इंटीग्रल, और ये जो सर्कल बना हुआ आ रहा है इट शोज दैट दिस इज द सम ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, तो ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी अगर हम कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। तो हम एक सैम्पल प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। ये बुक की सैम्पल प्रॉब्लम है और ये पेज नंबर 607 पर मौजूद है। ठीक है, ये प्रॉब्लम है क्या, इसको मैंने यहाँ कॉपी कर लिया है। इस प्रॉब्लम में कहा जा रहा है फिगर 23-4 shows a Gaussian surface means 3D surface in the form of a cylinder of radius r। ठीक है, तो ये आपको यहाँ नीचे डायग्राम नजर आ रही होगी, ये एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर का जो रेडियस है वो रेडियस r है। इमर्ज्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो भाई ये पूरा जो सिलेंडर है ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मौजूद है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को ये नाम दे रहे हैं E का। विद द सिलेंडर एक्सिस पैरेलल टू द फील्ड, और ये कह रहे हैं कि ये जो सिलेंडर है इसके एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। यू कैन सी दैट फॉर एग्जांपल ये जो लाइन है अपवर्ड अप जो लाइन आ रही है और ये जो नीचे आ रही है बॉटम में आ रही है, इस लाइन की जो डायरेक्शन है दिस इज एक्चुअली शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और इसकी जो ये सरफेस है ये और ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। यहाँ भी इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो की हुई है, यहाँ भी अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली राइटवर्ड है इस डायरेक्शन में। ठीक है, और फिर आगे वो कह रहे हैं व्हाट इज द फ्लक्स फाई ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस। ये जो क्लोज सरफेस है इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो ये डायग्राम है हमारी और इस डायग्राम की मदद से हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है जो इस पूरे सिलेंडर में मौजूद है। सो वी आर बेसिकली इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर दिस डायग्राम और फॉर दिस सिलेंडर। तो हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सिलेंडर, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं वी हैव टू कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है थ्रू द सिलेंडर। अब जो सिलेंडर हमें गिवन है फॉर एग्जांपल मैं उसको यहाँ बना देता हूँ। इस सिलेंडर के डिफरेंट फेसेस हैं। ठीक है, इस सिलेंडर के 3 फेजेस हैं। देखिए एक तो अगर आप यहाँ से इसको देखें ये फेस है, ये वाला फेस। अगर हम इस फेस का एरिया देखें, एरिया की डायरेक्शन देखें, तो हम पूरे एरिया को नहीं देख रहे, हम सिर्फ इस सिलेंडर के एक छोटे से एरिया को देख रहे हैं। तो स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया को डेल्टा ए से लिखते हैं, लेकिन अब हम इंटीग्रल और डेरिवेटिव की शक्ल में इसको लिखेंगे डी ए से। दूसरा इसका जो फेस होगा वो ये वाला फेस है। ठीक है, सरफेस एरिया कह लें आप। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरह होगी, और तीसरा जो है वो ये वाला है, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस तरह होगी। अगर आप लास्ट लेक्चर रिकॉल करें तो हमने उसमें पढ़ा था कि एरिया परपेंडिकुलर होता है सरफेस के ऊपर और 3D सरफेस में ये हमेशा आउटवर्ड होता है। तो एक तो ये परपेंडिकुलर है और दूसरा ये बाहर की तरफ है, ये आउटवर्ड है। ठीक है, तो इसी तरह फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ की बात करें, ये और ये सिमिलर ही हैं, तो यहाँ भी एरिया इस तरह होगा, यानी 90 डिग्री पे होगा, आउटवर्ड होगा। ठीक है, और परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ इस डायग्राम में इस वाले को हम कह देते हैं दिस इज ए, ये फेस ए है। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल इस वाले को हम कह देते हैं दिस इज फेस बी। ठीक है, और फिर इस वाले को हम कह देते हैं फेस सी। ठीक है, तो फेस बी ये पूरा वाला ये फेस है, ये और ये सेम ही है। तो ये फेस ए है, ये फेस बी है,
और ये वाला फेस सी है। ठीक है, तो ये फेस एंड और ये फेस ये सिमिलर ही है। ठीक है, तो 3 फेसेस हैं इसके, एक ये वाला फेस, एक ये वाला फेस और एक ये वाला फेस। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप एक सिलेंडर को देखते हैं तो एक सिलेंडर को आप यहाँ से देख सकते हैं, इस जगह से देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये वाला फेस नज़र आएगा। इस जगह से देख सकते हैं, तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपको ये वाला फेस नज़र आएगा। और अगर आप बाहर से देखेंगे जैसा अभी आप देख रहे हैं तो आपको ये वाला फेस नज़र आ रहा होगा, और इस फेस का जो एरिया होगा वो आउटवर्ड होगा और परपेंडिकुलर होगा। तो 3 फेसेस हैं। तो हमें बेसिकली करना ही होगा कि हमें इन तीनों फेसेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा। और याद रहे कि हमें क्वेश्चन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दी गई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो राइटवर्ड है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रिमेंबर ये वेक्टर एरिया है। ठीक है, और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मैं इसको यहाँ बना देता हूँ। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह है। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अब हमें करना ये होगा कि हमें फेज ए का फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा, फेज बी का फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा और फेज सी का फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा, और फिर सबको सम अप करना होगा। सो एज पर द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, ए के लिए जो फॉर्मूला आएगा ये होगा इंटीग्रल ई डॉट डी ए। ठीक है, अच्छा क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो इसको हम इस तरह भी लिख सर सकते ये हैं। जी जी फेज बी में जो है, सर ये डायरेक्शन ऊपर की तरफ नहीं होगी ई की? बेटा, ई की डायरेक्शन हमने नहीं सेलेक्ट करनी, ई की डायरेक्शन क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा अच्छा। ये देखें ये, ठीक है, आपको यहाँ भी नजर आ रहा है, ये वाला ई भी नजर आ रहा है और ये ई भी नजर आ रहा है। ठीक ओके है, ये सर, ओके। डायरेक्शन गिवन है, हमने नहीं सेलेक्ट करनी, हमें एरिया की डायरेक्शन सेलेक्ट करनी होती है। ठीक है सर। ठीक है, तो क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ई डी ए कॉस थीटा। ये दो डॉट प्रोडक्ट है तो लिहाजा डॉट प्रोडक्ट को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब अगर हम फेज ए की बात करें, रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट फेज ए, तो फेज ए में आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज राइटवर्ड और जो एरिया है वो लेफ्टवर्ड है। तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। लिहाजा हम यहाँ पर ई डी ए कॉस, और ये राइटवर्ड है और ये लेफ्टवर्ड है तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, और cos 180 जो होता है वो -1 होता है। लिहाजा -1 को अगर हम शुरू में लिख दें तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ई डी ए। इसके साथ साथ अगर आप क्वेश्चन में देख सकें तो क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि ये वैल्यू कांस्टेंट है, सेम है, हर जगह इसकी वैल्यू सेम है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कांस्टेंट को इंटीग्रल से बाहर निकाला जा सकता है। लिहाजा ये हो जाएगा माइनस ई इंटीग्रल डी ए, और हमें पता है कि इंटीग्रल और डेरिवेटिव आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो फिर अपेरेंटली ये बनेगा माइनस ई ए, एंड दिस इज द फ्लक्स थ्रू सरफेस ए। ठीक है, इसी तरह अब अगर हम बात करते हैं फेज बी की, तो फेज बी के लिए भी बिल्कुल यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, लेकिन फेज बी में जो एंगल आएगा वो 90 डिग्री का होगा। सो लेट मी राइट दैट फाई बी वुड बी इंटीग्रल
ई मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डी ए कॉस थीटा इंटीग्रल ई डी ए कॉस 90, और क्योंकि cos 90 जीरो होता है तो ये जीरो इन सबसे मल्टीप्लाई होकर इसको जीरो कर देगा। लेट मी राइट दिस, ई डी ए इंटू जीरो, और ये पूरी वैल्यू जो है ये जीरो हो जाएगी। सो द फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द फेस बी इज जीरो। और ये बात देखिए समझ में भी आती है। समझ में किस तरह आती है? इलेक्ट्रिक लाइंस जो है वो राइट साइड पर जा रही हैं, तो राइट साइड का मतलब ये है कि इस सरफेस में से परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक लाइंस पास ही नहीं हो रही। तो परपेंडिकुलरली जब किसी एरिया से इलेक्ट्रिक लाइंस पास होती है तो इसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आया वो जीरो आया। अब तीसरा हमारे पास जो फेज है वो है ये वाला फेज जिसको फेज सी कह रहे हैं हम। और फेज सी जो है इसमें एरिया और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। सर ये परपेंडिकुलर वाली बात दोबारा रिपीट कर दें सर, ये समझ में नहीं आई। क्या चीज़ समझ में नहीं आई? आपने पिछला लेक्चर गो थ्रू किया? नो सर, वो वाली नहीं सर, जो अभी आपने बताया कि हम चेक कर सकते हैं डायग्राम से, सर वो वाला सर मैं पिछले लेक्चर में था। थे आप, तो मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि अगर आप पिछले लेक्चर में थे तो आपको याद होगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एज पर डेफिनेशन, अगर ये एक एरिया है और इससे 90 डिग्री पर इलेक्ट्रिक लाइंस पास होने दो, इस तरह इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही है तो हम कहेंगे परपेंडिकुलरली, तो हम कहेंगे कि इस एरिया में इलेक्ट्रिक फ्लक्स मौजूद है। आप यहाँ पर देखें ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर में जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं ये ब्लू वाली लाइंस हैं, क्वेश्चन में हमें गिवन है। ये सारी लाइन लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही हैं, यानी ये सारी लाइंस इस तरह जा रही हैं, इस तरह। ये इस सरफेस से परपेंडिकुलरली पास नहीं हो रही है, तो इसलिए इस सरफेस में, इस फेज में यानी फेज बी में किसी किस्म का इलेक्ट्रिक फ्लक्स मौजूद नहीं है। ठीक है, अगर ये वाली लाइन, ये ब्लू वाली लाइन ऐसे जा रही होती, अपवर्ड जा रही होती, तो हम कहते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स मौजूद है। लेकिन क्योंकि ये अपवर्ड नहीं जा रही तो हमने जब फॉर्मूला अप्लाई किया तो हमारे पास फ्लक्स जीरो आया। क्यों जीरो आया? क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन जो है वो लेफ्ट से राइट जा रही है, वो इस फेज से, फेज बी से परपेंडिकुलरली पास नहीं हो रही। ठीक है, अब तीसरा है फेज सी, और इसमें ये दोनों आप देख सकते हैं पैरेलल हैं, तो इनके दरमियान जो एंगल होगा वो जीरो होगा। सो अगर हम फेज सी के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें, ये होगा ई डी ए कॉस थीटा और इंटीग्रल ई डी ए कॉस ज़ीरो। और हमें पता है कि कॉस जो होता है वो, कॉस ज़ीरो जो होता है वो 1 होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर चली जाएगी और इंटीग्रल डी ए बचेगा। और कॉस जीरो जो है वो 1 होता है, तो 1 हम ना भी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 मल्टीप्लाई होगा तो यही वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सी इज ई इंटू ए। दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द फेस सी। Now we have to calculate the total flux or the net flux। तो जो नेट फ्लक्स है वो क्या होगा? वो होगा फ्लक्स थ्रू फेस ए, थ्रू बी एंड थ्रू सी। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करें तो जो नेट फ्लक्स है ए के लिए हमने फ्लक्स कैलकुलेट किया था, दिस वाज माइनस ई ए। बी के लिए जो है इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की और हमने देखा इसकी वैल्यू जो है वो 0 है। और सी के लिए आपको नज़र आ रहा है कि इसकी वैल्यू ई ए है, एंड अपेरेंटली ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगी और जो नेट हमारे पास वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। तो ये जो गाउसियन सरफेस हमने अभी कंसिडर की है, जो सिलेंड्रिकल शेप है,
इसमें नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो 0 है। इंटरेस्टिंगली ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 आया है, ऐसा क्यों है? अगर हम इस चीज़ को देखना चाहें तो आप देख सकते हैं यहाँ डायग्राम में, ठीक है। यहाँ से मैं इसको बल्कि अलग से डायग्राम में शो कर देता हूँ। यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइंस दाखिल हो रही हैं, दिस इज इनवर्ड फ्लक्स, और यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर जा रही है, दिस इज आउटवर्ड फ्लक्स। तो जितना इनवर्ड फ्लक्स है उतना ही आउटवर्ड फ्लक्स है। यानी यूँ कह लें कि जितनी इलेक्ट्रिक लाइन यहाँ से दाखिल हो रही है उतनी इलेक्ट्रिक लाइन यहाँ से बाहर जा रही है, लिहाजा जो नेट फ्लक्स है यहाँ पर उसकी वैल्यू क्या है? 0 है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास इसकी जो वैल्यू आई, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू आई वो 0 आई, क्योंकि इनवर्ड फ्लक्स और आउटवर्ड फ्लक्स जो है हमारे पास वो सेम है। और उसकी वजह ये है कि क्वेश्चन में ये बताया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है। इसके अलावा जितना एरिया ये वाला है उतना ही एरिया ये वाला है, लिहाजा यहाँ का फ्लक्स और यहाँ का, क्योंकि एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेनली इन दो चीज़ों पर जो है वो फ्लक्स डिपेंड कर रहा होता है। तो क्योंकि दोनों तरफ ये पैरामीटर सेम है तो जितना फ्लक्स इनवर्ड होगा उतना ही आउटवर्ड होगा, और अपेरेंटली जो नेट फ्लक्स होगा या टोटल फ्लक्स होगा हमारे पास वो 0 आ जाएगा, ठीक है। सो ये एक सिंपल सी एग्जांपल थी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और हम थोड़ा सा अब कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल की तरफ जा रहे हैं, और इसके लिए हम नेक्स्ट सैम्पल प्रॉब्लम की तरफ बढ़ रहे हैं। And this is on page number 608, और इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ कॉपी कर दिया है, दिस वन। क्वेश्चन है अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन बाय दिस। नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि भाई अब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, और अगर वो कांस्टेंट नहीं है तो हम उसको हम इंटीग्रल से बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है। pierces द गाउसियन क्यूब शोन इन फिगर। तो इसे हमने गाउसियन क्यूब जो है उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, और फिगर में ये शो किया गया है। ये हमें फिगर गिवन है, ठीक है। और फिर कहा जा रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द राइट फेस, द लेफ्ट फेस एंड द टॉप फेस। 3 फेजेस है, लेफ्ट फेस ये वाला, ठीक है, राइट फेस ये वाला, और टॉप फेस ये वाला। इन तीनों फेसेस का हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। वी कंसिडर द अदर फेसेस इन अनदर एग्जांपल प्रॉब्लम। तो बाकी जो फेसेस हैं उसको हम एक और एग्जांपल में देखेंगे, लेकिन फिल वक्त जो है वो इस फेस की बात हो रही है, इन तीनों फेसेस की हमसे बात हो रही है, ठीक है। सो एक तो हमें यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो गिवन है, दिस इज 3xi 4j, इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो न्यूटन पर कूलम में, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो अपने माइक्स बंद कर लें प्लीज़। तो दिस इज इन न्यूटन पर कूलम, और x जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है ये x मीटर्स में, ये डिस्टेंस को शो कर रहा है, ठीक है। इसके साथ फिर हमें एक डायग्राम गिवन है, और ये डायग्राम थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बहरहाल इसको हम इस तरह कर सकते हैं। इसमें एक्सिस के हिसाब से हमें 3 एक्सिस गिवन है, दिस इज
x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस। और हमें ये भी अच्छी तरह पता है कि एक्स एक्सिस के लिए वेक्टर की शक्ल में आई यूज़ किया जाता है, यूनिट वेक्टर। वाई एक्सिस के लिए जो यूनिट वेक्टर यूज़ किया जाता है वो जे है, और जेड एक्सिस के लिए जो यूनिट वेक्टर यूज़ किया जाता है वो के है। ये हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन, वाई और जेड की डायरेक्शन को हम आई जे के से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसके अलावा यहाँ एक क्यूब हमें गिवन है, suppose this is a cube, ठीक है। और फिर हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये वाला जो फेस है यहाँ x की वैल्यू 1 मीटर है। x बेसिकली डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ जो x की वैल्यू है ये है 3 मीटर, ठीक। और जाहिर सी बात है ये 1 मीटर है, ये 3 मीटर है, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये डिस्टेंस जो होगा ये होगा 2 मीटर का। और क्योंकि ये क्यूब है, तो अगर ये क्यूब है तो फिर इसकी हर साइड का डिस्टेंस सेम होगा, तो फिर इसका मतलब है कि इस वाली साइड के दरमियान जो डिस्टेंस होगा ये भी 2 मीटर होगा, ठीक है। रिमेंबर, इसकी हर साइड जो है वो 2 मीटर की होगी। और हमसे ये कहा गया है कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करें राइट फेस का, लेफ्ट फेस का और टॉप फेस का। तो इसको मैं इस तरह लिख रहा हूँ, phi r means right face, phi l mean left face and phi t means top face, ठीक है। तो 3 फेसेस हैं, हम तीनों फेसेस का पहले एरिया देख लेते हैं। तो अगर हम एरिया की बात करें, फॉर एग्जांपल हम यहाँ एरिया की बात करें तो ये राइट फेस है, इसका जो एरिया है, एरिया एक तो परपेंडिकुलर होता है और बाहर की तरफ होता है, तो मैं इसको यहाँ बना रहा हूँ। तो ये हमारे पास एरिया होगा इसका डी ए, ठीक है। और क्योंकि ये एक्स एक्सिस में है तो ये बताने के लिए हम जाहिर सी बात है इसके साथ आई लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, ठीक है। फिर टॉप फेस ये वाला है, इसका एरिया जो होगा वो अपवर्ड होगा। एरिया हमेशा परपेंडिकुलर होता है और आउटवर्ड होता है, ये हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था। तो ये जो एरिया होगा ये होगा डी ए, और क्योंकि ये वाई एक्सिस में है तो ये बताने के लिए हम इसके साथ लिखेंगे जे। और फिर ये वाला जो लेफ्ट फेस है इसका एरिया भी आउटवर्ड होगा और परपेंडिकुलर होगा, से दिस इज डी ए। और क्योंकि ये अगर आप देख सकें तो ये भी एक्स एक्सिस में ही है, ये वाला एक्स एक्सिस है क्योंकि ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, बट ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। क्योंकि अगर आप लेफ्ट की तरफ जा रहे हो तो आप नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहे होते हैं, तो ये आई आएगा तो यहाँ पर माइनस आई आएगा, तो माइनस में यहाँ लिख रहा हूँ माइनस आई, ठीक है। अब ये हमारे पास 3 फेसेस हैं और हमें इन तीनों फेसेस का जो है वो फ्लक्स कैलकुलेट करना है अलग अलग। सबसे पहले हम राइट फेस की बात करते हैं। हमारे पास अप्रोच वही है, सिमिलर अप्रोच है, phi r इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ई डॉट डी ए। लेकिन देखिए राइट फेस में अगर आप गौर कर सकें तो आई लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, आई लिखा हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, आई लेंगे। डायरेक्शन के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, आई यूज़ किया, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो इंटीग्रल ई की वैल्यू हमें जो गिवन है दिस इज 3xi प्लस 4j, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, डॉट डी ए आई। अब ये डी ए आई हम इससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करें 3x डी ए
ये वाला आई और ये वाला आई, ये हो जाएगा आई डॉट आई, फिर प्लस ये इससे होगा तो ये हो जाएगा 4 DA आई डॉट जे। और आई डॉट आई जो होता है ये हमें पता है कि 1 होता है, हमने पिछले चैप्टर्स में ये पढ़ा हुआ है, आई डॉट आई 1 होता है और आई डॉट जे जो है वो 0 होता है। तो इसकी जगह तो हम लिख सकते हैं 1 और इसकी जगह हम लिख सकते हैं सॉरी इसकी जगह हम लिख सकते हैं 0। तो अगर ये 0 होगा तो ये इस पूरे को 0 कर देगा और ये 1 होगा तो हमारे पास ये वाली वैल्यू यहाँ से गायब हो जाएगी। सो अपेरेंटली हमारे पास आएगा इंटीग्रल 3x dA। अब इम्पॉर्टेंटली अगर आप यहाँ देख सकें कि x की वैल्यू, हम बात कर रहे हैं राइट फेस की, ये वाला फेस, इस फेस की बात हो रही है। इस फेस पे अगर हम खड़े हैं तो यहाँ x की जो वैल्यू है वो वैल्यू आपको नज़र आ रही होगी 3 मीटर है। सो इसलिए हम यहाँ पर x की जो वैल्यू लेंगे वो 3 लेंगे। सो दिस वुड बी इंटीग्रल 3 इंटू 3 dA और 3 3 9 होता है, 9 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल dA और फिर इंटीग्रल और डेरिवेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे, 9A आ जाएगा। A इज़ द एरिया और एरिया अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप दो साइड्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये 2 मीटर है और ये भी 2 मीटर है तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। तो एरिया जो आएगा वो आएगा 2 इंटू 2 दैट इज़ 4 मीटर स्क्वायर, क्योंकि इसके हर साइड की जो लेंथ है वो 2 मीटर है। सो एरिया इज़ 4, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास 36 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस इज द फ्लक्स थ्रू द राइट फेस। ये राइट फेस का हमारे पास फ्लक्स आ गया, ठीक है। इसी तरह अगर हम लेफ्ट फेस की बात करते हैं, फ्लक्स थ्रू द लेफ्ट फेस, फॉर्मूला वही होगा इंटीग्रल ई डॉट, और लेफ्ट फेस में आप देखिए एरिया, तो एरिया हमारे पास -DAI है क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में था। तो हम यहाँ लिख सकते हैं -DAI और माइनस बाहर चला जाएगा, इंटीग्रल ई की हमारे पास वही वैल्यू आ जाएगी, दिस इज 3xi प्लस 4j इंटू DAI। मैंने माइनस जो है वो बाहर लिख दिया और अब अगर हम इसको उससे मल्टीप्लाई करते हैं जैसे कि हमने भी पीछे देखा तो ये हो जाएगा 3x DA और I डॉट आई जो है वो 1 हो जाएगा, खैर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, और प्लस 4DA, तो ये हो जाएगा I डॉट J या J डॉट आई, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये वैल्यू हमारे पास जो है वो 0 हो जाएगी, तो ये आएगा माइनस इंटीग्रल 3x DA और वी आर टॉकिंग about this face, about the left face, this one, और इस फेस में जो x की वैल्यू है यू कैन सी दैट दिस इज 1 मीटर। इस वाले फेस की बात कर रहे हैं, लेफ्ट फेस की, तो क्योंकि ये 1 है सो हम यहाँ पे 1 रखेंगे, माइनस इंटीग्रल 3 इंटू 1 DA और ये 3 बाहर चला जाएगा, -3 इंटीग्रल DA इंटीग्रल और ये कट जाएंगे और एरिया हमने अभी कैलकुलेट किया था, इट वाज 4, so 3 4s are 12, so apparently this is -12 Newton meter square per coulomb and this is the flux through the left face. इसी तरह अब जो लास्ट है वो हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है टॉप से। सो फाई टी वुड बी इंटीग्रल ई डॉट, टॉप फेस की अगर हम बात करें तो टॉप फेस का जो एरिया है वो DA, लेकिन उसके साथ J लिखा है हमने बिकॉज इट इज अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस। सो ये हो जाएगा DAJ
एंड अगर हम ई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इसकी वैल्यू है 3x dA प्लस, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, ये है 3xi प्लस 4j, ये ई की वैल्यू आ गई, डॉट dAj। अब ये वैल्यू दोनों से मल्टीप्लाई होगी जिस तरह हमने पीछे देखा, तो 3x dA और ये i है और ये j है तो ये हो जाएगा i डॉट j, एंड ये इससे होगा तो ये हो जाएगा 4 dA j डॉट j। ठीक है, अब i डॉट j जो है ये 0 हो जाएगा, दिस इज 0, और ये वैल्यू जो है हमारे पास ये हो जाएगी 1। तो अपेरेंटली अगर ये 0 तो ये पूरा फैक्टर तो ख़त्म हो जाएगा, बचेगा क्या 4dA, और 4 बाहर चला जाएगा तो ये हो जाएगा इंटीग्रल dA d, और इंटीग्रल डेरिवेटिव आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 4 और एरिया वाज 4, तो इट्स 16 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। So this is the flux through top phase। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल थी, आसान सी एग्जांपल थी। हम इस जैसी एक एग्जांपल और भी आगे सॉल्व करेंगे जिसमें एक क्यूब होगा हमारे पास, और उसमें फिर हम जो बाकी फेसेस हैं, बॉटम फेस है, उसका फ्रंट है, उसका बैक है, उन तमाम फेसेस को इंशाल्लाह इनकॉर्पोरेट करेंगे। यहाँ तक कोई सवाल किसी को पूछना है तो पूछ लें, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लें। जी, कोई क्वेश्चन नहीं है? नो सर। ठीक है, थैंक सर यू। ये x की वैल्यू तो क्वेश्चन में दी हुई होगी ना? x की वैल्यू डायग्राम में गिवन है, मैं लेट मी शो द ओरिजिनल डायग्राम, यू कैन सी दैट। यहाँ देखें आप, तो ये x की वैल्यू यहाँ में गिवन है, इस फेस के पास x की वैल्यू 1 है, और इस फेस के पास जो है वो x की वैल्यू 3 है, तो ये डायग्राम में गिवन है। ठीक है, ओके सर। चलिए तो अब अटेंडेंस की तरफ बढ़ते हैं। जी, अतहर हुसैन सुमरो, अतहर हुसैन, नहीं है, काजिम हुसैन, आमिर नूर, मोहम्मद हसान, अहमद अब्दुल्ला, अहमद अब्दुल्ला नहीं है, मोहम्मद रज़ा, सर अहमद अब्दुल्ला प्रेजेंट। सर मोहम्मद मोहम्मद रज़ा, रजा प्रेजेंट। ओके, सर माज बिन प्रेजेंट। मुजफ्फर, ठीक है, माज, सनाउल्लाह मंगी, प्रेजेंट सर। मीर शफी मोहम्मद, सैयद साद अली, अली ज़र अहमद, प्रेजेंट सर। एहसन शाह, प्रेजेंट सर। सर ये आपने मेरी लास्ट अटेंडेंस मार्क नहीं की। आप होंगे नहीं सर मैं प्रेजेंट था। तो फिर आपने कहा नहीं, क्योंकि अब आपके सामने अटेंडेंस लगाता हूँ ना मिलता। ठीक है, सर मैं मैंने देख प्रेजेंट लूँगा, ठीक है कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा, अगर हुआ तो मैं कर दूँगा। मोहम्मद उसामा खान, प्रेजेंट सर। मुअज्जम मुमताज़, यस सर प्रेजेंट। उमर ज़िया भट्टी, प्रेजेंट सर। माज एहसन, माज एहसन, प्रेजेंट सर। महानूर मलिक, प्रेजेंट सर। मलिक अब्दुल हफीज़, बुशरा लई, बुशरा नहीं है, नारेब रिजवान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हमाद, मोहम्मद हमाद,
सैयद मोहसिन, ठीक है। इसमें कोई और तो नहीं है इस आईडी में? सर मैं भी हूँ, सैयद आईडी साद बताएं। अली 12519। 12519 सैयद साद अली, ठीक है। सर 12515 सर ये बुशरा लाइक प्रेजेंट है सर, आपने नाम कॉल नहीं किया उनका। मैंने नाम कॉल किया उनका। बुशरा लाइक, बुशरा लाइक सुन रही है? प्रेजेंट सर। ठीक है, ठीक है, ओके। एनीवन एल्स इसमें? सर 12515 मी शफीक। 12515 मीर शफी, ओके। और कोई रह तो नहीं गया इसमें? सर 13235 13, 3235। ठीक है। लास्ट वन सैयद मोहसिन, ठीक। और कोई नहीं? अब्दुल कदीर, प्रेजेंट सर। जरगम नदीम, हमजा खान, मुगीरा अहमद, प्रेजेंट सर। शेख हमजा यासीन, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उमर हाशमी, प्रेजेंट सर। सुहेब अहमद, प्रेजेंट सर। सैयद मोहम्मद मुदस्सिर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अली रिजवी, प्रेजेंट सर। जुनैद हसन, प्रेजेंट सर। मोहम्मद खालिद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद तलहा, प्रेजेंट सर। हुज़ैफा बिन शौकत, प्रेजेंट सर। अरशद अली, प्रेजेंट सर। अब्दुल्ला सुहाग, प्रेजेंट सर। सैयद मोहम्मद हबीब, प्रेजेंट सर। जानजेब अली, यस सर। मोहम्मद अली, प्रेजेंट सर। मोहम्मद मौज़म, मोहम्मद आसिम, तलहा तारिक, तलहा तारिक नहीं है। सैयद यूशा काजी, Excuse me, sir. 12481 Mozam present. मौज़म प्रेजेंट, ओके, ठीक है। सैयद यूशा काजी, सैयद अनस अहमद, जवाद खान, प्रेजेंट सर। सैयद मौसम अली, हमादुर रहमान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद यूसुफ मोइन, अश्विन नेथन, प्रेजेंट सर। तलहा उस्मानी, प्रेजेंट सर। दारेब रशीद, दारेब रशीद प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट इज मोहम्मद हसान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद तलहा, समीर सुलेमान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उस्मान। कोई रह तो नहीं गया इसमें? ये लावे पे गई। ये है ही नहीं तो कैसे हो सकती है इनकी अटेंडेंस? नहीं सर, इन्होंने प्रेजेंट भी बोला है, चैट में भी लिखा है ये। चैट में मैसेज आ रहा है। ठीक है, चैट में देख लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। और कोई रह तो नहीं गया? राइट, चले फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में सर मुलाकात मोहम्मद होगी। तलहा के भी मैसेज आए हैं चैट में। मोहम्मद तलहा के, मोहम्मद तलहा, ठीक है। 13089। ठीक है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। वापस